जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान। और संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको आम जीवन में भी ये चीजें जाननी चाहिए। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो बिल्कुल देखिएगा, और अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी देखिएगा, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी, है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, मूल अधिकार लिखना है ना। मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद आपको 12 से 35 मिलता है। कितना मिलता है? 12 से 35। ये तो आपको पता ही होगा कि मूल अधिकार जो है वह 12 से 35 है। लेकिन अमूमन मैं ये देखता हूं कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 14 से शुरू करते हैं और 32 आते आते बंद। लेकिन इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको छोड़ देते हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग 12, 13, 33, 34, 35 सब करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो समझिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो टी शर्ट पहन के आए हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, तो ये आपकी भूल है। कोई पहनावा पर कभी किसी का मत जाइएगा कि ये टी शर्ट पहने हैं और ये शर्ट पहने हैं, तो शर्ट पहने हैं तो बढ़िया पढ़ाएंगे और टी शर्ट पहने हैं तो खराब पढ़ाएंगे। नहीं, आप अगर आए हैं इस वीडियो पर दोस्तों तो शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको मजा ना आए इस क्लास में तब कहिएगा। मैं सब कुछ डिटेल में बारीकी से बताऊंगा, सारे एग्जाम आपका इससे कवर होगा, है ना। तो बिल्कुल भी इत्मीनान से देखें। सबसे पहले तो हम लोग देखिए, मूल अधिकार जो है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैं मार्कर ले लूं तो संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग पूछता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो भैया आप भाग भी बताते हैं कि सर ये भाग 3 में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन बन गया, एक अनुच्छेद 12 से 35, 2 भाग 3, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनता है भाई साहब कि मूल अधिकार लिया कहां से गया है। भाई मूल अधिकार जो है वह लिया कहां से गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहने का मतलब है कि मूल अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। 3 चीजें यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब एक चीज और पूछा जाता है कि क्या मूल अधिकार स्थायी है? क्या मूल अधिकार स्थायी है? तो इसमें यह क्वेश्चन फंसा देगा आप लोगों को एग्जाम में कि मूल अधिकार स्थायी है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार जो है यह स्थायी नहीं है। जी हां, यह स्थायी नहीं है। अब कहेंगे कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, स्थायी नहीं है? तो जी हां, यह स्थायी नहीं है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि किसी विशेष परिस्थिति जैसे कि आपातकाल वगैरह के दौरान, ठीक ना, मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। घटाया नहीं जा सकता है आपातकाल के बाद, लेकिन मूल अधिकार में परिवर्तन कुछ किया जा सकता है, जैसे कुछ जोड़ा जा सकता है ना। कहीं कहीं पर किसी भी मतलब किसी हाल जो ऐसा कंडीशन बनता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मूल अधिकार है यह स्थायी नहीं है। ये 4-5 चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक। एक चीज इसमें और है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जिस पर रोक नहीं लगता है आपातकाल के दौरान। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अगले वीडियो में, ठीक ना। वह है 20 और 21, ठीक। ये चीजें मोटी मोटी आप जान लें। अब हम लोग चलते हैं कि भैया मूल अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं। मूल अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं, तो मूल अधिकार में आपको यहां ध्यान देना है कि मूल अधिकार में कुल 6 कितने हैं? 6 हैं। कुल 6 हैं अधिकार। ध्यान दीजिएगा, पहले 7 थे, 44वें संविधान संशोधन 78 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वें
संविधान संशोधन 1978 से, देखिए लिखते जाइएगा भी, 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके और कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। ठीक ना, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो पहले 6 थे, अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में तो आप बताएंगे कि मूल में 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक को हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार में रखा गया है। ठीक ना, और वह है संपत्ति का अधिकार। बाकी जो 6 अधिकार हैं तो उन 6 अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, उन 6 अधिकार के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वह 6 अधिकार जो हैं वह हैं, सबसे पहला तो है समता का अधिकार। किसका अधिकार भैया? देखिए समता, बहुत भयानक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहां से आप फंसेंगे। समता का अधिकार, ठीक, समता का अधिकार यह है 14 से 18, कुल 5 अनुच्छेद होंगे, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक, ये होंगे। लेकिन ये क्या, हमने तो कहा था कि 12 और 13 भी बताएंगे, लेकिन यहां पर तो हम 14 से आ गए। तो जी नहीं, जब हमने कहा है कि 12 और 13 भी बताया जाएगा तो बताया जाएगा। तो देखिए 12 अनुच्छेद इसलिए पढ़ना जरूरी है, यही तो है हमारे मूल अधिकार का आधार, यही है हमारे मूल अधिकार का आधार। कैसे है भैया, कैसे है ये भी देख लीजिए। 12 अनुच्छेद में दोस्तों, 12 अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब आप बताएंगे कि राज्य मतलब, राज्य मतलब आप किसी राज्य से नहीं जोड़ेंगे कि जैसे राज्य है तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो बिहार, ऐसे नहीं। राज्य मतलब पहले तो सरकार हो गया, जो हमारी सरकार है। उसके बाद कहने का मतलब है कि राज्य मतलब संसद, एक तरह से आप ले सकते हैं संसद, विधानमंडल, या फिर जितने गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्थाएं, मतलब सब कुछ इसमें आता है, या वैसी संस्थाएं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो। ठीक ना, ऐसी सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएगी। इसमें आपका LIC हो गया, या फिर जितनी आप ले सकते हैं, जितनी संस्थाएं हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, वह सब राज्य की श्रेणी में आएगा। विधानमंडल तो आएगा ही, संसद आएगा ही। तो 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब यहां से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 में तो है ही। अब जब हम पढ़ेंगे DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो फिलहाल अभी हम लोग अनुच्छेद 12, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जब 36 पढ़ेंगे तब। ठीक है ना, चलें। 12 में आपने देखा राज्य, भाग 3 अनुच्छेद 12, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13 की ओर। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 अनुच्छेद अगर नहीं रहे तो आपके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो जाएगा, आपके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो जाएगा। यहां से एक बहुत जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन बनेगा कि हमारे जो मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा का प्रधान जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। अब आप ये कहेंगे कि सर उच्च न्यायालय का है नहीं, तो देखिए इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा की गारंटी जो है वह सर्वोच्च न्यायालय लेता है। लेकिन ये इसका कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, हनन हुआ, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारे मूल अधिकार की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसकी गारंटी हम लोग को इसकी गारंटी देता है कि आपके मूल अधिकार का जब हनन होगा तो मैं हूं। ठीक ना, तो यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा कि
आपके जो मूल अधिकार हैं उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 13 अनुच्छेद में क्या है भैया? तो 13 अनुच्छेद में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें लिखा है दोस्तों, वैसी विधियां जो आपके मूल अधिकार के संगत नहीं हो, यानी असंगत हो, उसका अल्पीकरण करे, उसको सीमित करे, वैसी विधियों को रोका जाएगा। या अगर वैसी विधि है जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो उसको समाप्त भी किया जाएगा, वैसी विधि। अब भाई विधि में आएगा क्या क्या? सबसे बड़ा यही मैटर है कि विधि में क्या क्या आएगा। तो देखिए, विधि में राज्य विधानमंडल, राज्य के द्वारा, हम जो राज्य की परिभाषा बताए थे, तो राज्य जो आया था राज्य में, उन सबके द्वारा बनाई गई विधियां, विधानमंडल हो या संसद हो के द्वारा बनाई गई कोई विधि, उनके द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस, या उनके द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या कोई अध्यादेश, कुछ भी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सीमित कर सकती है या बर्खास्त कर सकती है, उस विधि को, जिस विधि को बनाया गया है। तो विधि शब्द में इतने चीज आएंगे, कोई कानून, कोई न्याय पत्र। न्याय पत्र कहने का ये मतलब है कि कोई नोटिस जैसे जारी किया जाता है कि भाई आप फला चीज नहीं करेंगे, है कि नहीं, कोई भी पत्र या कोई अध्यादेश इस तरीके से, या कोई क्या कहते हैं, जैसे कोई आदेश हो गया, कोई अध्यादेश हो गया, आप समझ पा रहे हैं, कोई आदेश हो गया, कोई अध्यादेश हो गया, कोई लिखित आदेश हो गया, कोई मौखिक आदेश हो गया, किसी भी प्रकार का, तो उनको रोका जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 13 के तहत। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें वैसी प्रथा के बारे में भी जिक्र किया गया है। विधि शब्द में वैसी प्रथा भी आएगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। वैसी प्रथा, कुप्रथा, है ना, जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा बहुत भयानक कि क्या संविधान लागू होने के पहले वाली जो प्रथा है उस पर भी रोक लगेगा, या संविधान लागू होने के बाद की जो प्रथा है उस पर रोक लगेगा? तो यहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि संविधान के पहले और संविधान के बाद दोनों प्रथा, वैसी प्रथा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन, उल्लंघन करती है, उस पर भी रोक लगा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन एक मामला आया जब संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 13 तो विधि शब्द को परिभाषित करता है ना, हम संविधान में ही संशोधन कर देंगे, संशोधन तो विधि शब्द में नहीं आएगा, और संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को रोकेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में एक आदेश जारी किया और कहा कि जी नहीं, वैसा संविधान संशोधन भी अवैध घोषित किया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान दिए। 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत उस पर रोक लगाएगी, उसको समाप्त करेगी। मैं उम्मीद करता हूं 12 और 13 आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक ना, यहां तक चलें। अब चलते हैं आगे। देखिए, जब हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ेंगे तो कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, और कुछ हैं जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ठीक ना, तो यहां पर मैं लिख दूं जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। 15 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद, 19, 29, 30, यह जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को ये नहीं मिलेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बीच बीच में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 14, फटाफट
एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उनको हम करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद 14 में क्या है भैया, 14 में है यहां 14 से 18 तक है समता का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ध्यान से समझिएगा, 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, यहां पर मैं फिर लिख दूं विधि के समक्ष समता। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है कि विधि के समक्ष समता किस संविधान का विचार है, किस देश का विचार है। तो ये बताएंगे कि विधि के समक्ष जो समता है यह ब्रिटेन का, कहां का, ब्रिटेन का है। और इसी में आगे है विधियों का समान संरक्षण, ठीक ना, यह अमेरिका का है। ठीक, दोनों अलग अलग हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों अलग हैं। समता अगर बात की जाए तो ब्रिटेन और समान संरक्षण तो बताएंगे यूएसए। दोनों क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। विधि के समक्ष समता कहता है कि हर व्यक्ति कानून के लिए बराबर है, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक साधारण व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। अब किसी प्रतियोगिता में एक साधारण व्यक्ति को दिया गया कि भैया आप 50 केजी का बोझ उठाइए, और वहीं एक लंगड़ा व्यक्ति है उसको भी दिया गया कि भैया आप भी 50 केजी उठाइए। तो वो जो दिव्यांग है वह तो भाई उसके साथ तो बेईमानी हो गई कि नहीं। तो उसके लिए विधि का समान संरक्षण शब्द जो है उसके तहत उसको कुछ प्रावधान किया गया है जिससे उसको 50 केजी के बजाय 30 केजी 25 केजी उठवाया जाए। तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है इसी अनुच्छेद के तहत। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। जैसे कोई दिव्यांग है और सामान्य व्यक्ति है तो विधियों का समान संरक्षण यही कहता है कि भैया सबको उसी के दृष्टिकोण से देखिए। सबको अगर एक नज़र से देखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से स्वस्थ है और यहाँ पर ये दिव्यांग है, तो इसके मुकाबला ये नहीं कर सकते हैं, उसी हिसाब से कानून बनाएंगे। समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। विधि के समक्ष समता का एक अपवाद भी है। अपवाद में क्या है, यहां तो कह रहा है कि कानून की नज़र में सभी एक हैं, सभी व्यक्ति एक हैं, लेकिन अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 195, अनुच्छेद 194 नहीं 194 और अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 361 में आपने देखा है कि राज्यपाल महोदय को विशेषाधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति महोदय को विशेषाधिकार प्राप्त है कि नहीं। अनुच्छेद 361 में मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में ही बात करता है कि इनके कार्यकाल के रहते हुए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अभी तो कह रहा है कि सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन इनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि नहीं। संसद के सदस्य अनुच्छेद 105 के तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल के सदस्य अनुच्छेद 194 के तहत इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ऐसे मामले में यह जो है अपवाद है। 14 आपने पढ़ा। 15 ध्यान दीजिएगा, 15 में है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ना तो आपको किसी सामूहिक स्थल जैसे कुआं, तालाब, खेल का मैदान, इनमें इन 5 आधार पर जाने से रोका नहीं जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक, 15 के 3 में इसका अपवाद है। जैसे अभी हमने बताया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान बताया ना,
धर्म, जाति, लिंग। लेकिन 15 के 3 में लिंग के आधार पर भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? 15 के दिन में प्रावधान है, 15 के 3 में प्रावधान है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है किसी भी क्षेत्र में। तो यहां पर लिंग के आधार पर दिख गया भेदभाव, है ना। तो यह 15 के 3 के ही आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 15 के 3 में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र है। 15 का 4 देखिए, थोड़ा सा डीप में हम चल रहे हैं लेकिन समझना जरूरी है। 15 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थानों में ये सब बाद में जोड़े गए हैं दोस्तों। 15 का 4 जो है यह जोड़ा गया है बाद में। इसमें क्या था मामला कि पहले क्या था कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जो है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए इसमें आरक्षण का प्रवेश किया गया है। एक तरफ कह रहा है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 15 का 4 उसको विशेष छूट देता है और जाति के आधार पर आपको यहाँ भेदभाव, जैसे आप देखते हैं कि जब आप कॉलेज में दाखिला के लिए गए तो ओबीसी का अलग कट ऑफ, जनरल का अलग कट ऑफ, एससी का अलग, एसटी का अलग। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है 15 का 4। शिक्षण संस्थानों में जो यहाँ जैसे 15 में कह रहा है कि जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कर रहा है 15 के 4 के तहत, है ना। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, शिक्षण संस्थानों में जो है ओबीसी, एससी, एसटी को छूट। ठीक। 15 का 5 क्या है भैया? 15 का 5 भी पढ़िएगा। 15 का 5 है उच्च शिक्षण संस्थानों में इनको आरक्षण। जैसे अभी शिक्षण संस्थान था, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, या फिर आप और कोई सामान्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है, जैसे आप मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना, तो इन सब क्षेत्रों में हायर एजुकेशन में आप जिनको भी जोड़ सकते हैं, मेडिकल के अलावा और भी जो आते हैं, वहां भी आरक्षण की बात की गई है और वहां भी यही चीज लागू होगा। ओबीसी, एससी, एसटी को अनुच्छेद 15(5) के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। 15 का 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, यानी ईडब्ल्यूएस वाली बात आती है, तो उनको भी आरक्षण का प्रावधान जो है शिक्षण संस्थानों में 15 के 6 में है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं 16 की ओर चलता हूं। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता समझ रहे हैं। जैसे नौकरियों में छूट वगैरह की बात आती है, तो यही अनुच्छेद है आपका 16। इसमें भी लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि, मतलब इन 5 आधार पर, जो 5 आधारों का भी हमने चर्चा किया 15 में, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन यहां भी आपको दिखेगा भेदभाव। ईडब्ल्यूएस को अलग से 10% दिया गया है 16(6) के तहत, है कि नहीं। 16(4) में आपका ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान है कि नहीं। तो ये जो 16 अनुच्छेद है, इसमें आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और इन 5 आधार का भी जिक्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक। 17 चलें। 17 में अस्पृश्यता है, छुआछूत का अंत, है ना। छुआछूत का अंत, राज्य आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी छुआछूत के मामले में। जैसे अगर कोई व्यक्ति, या फिर आप क्लास में हैं या कहीं भी हैं, सामूहिक स्थल पर या कहीं भी हैं, तो आपके साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव कर रहा है। जैसे आप किसी दफ्तर में हैं और आप अपने अधिकारी को कोई फाइल दे रहे हैं, अधिकारी उच्च वर्ग का है, आप निम्न वर्ग के हैं, तो वो अधिकारी अगर आपसे ऐसे कह रहा है कि रख दो, या फेंक के आपको दे रहा है, मतलब आपको छूने से वो कतरा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तब भी आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं कि मेरे साथ छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, या आपका दिया हुआ पानी नहीं पी रहा है ना। इस तरीके से जो भी चीजें हैं छुआछूत के अंतर्गत आएंगी,
उसके लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे अभी आपने कोरोना देखा था, 2019-20 में बहुत चरम पर था। ऐसी स्थिति में लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए बताया जा रहा था। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां ये चीजें लागू नहीं होती हैं, है ना। छुआछूत वाला जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो, वहां पर ये काम नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चले अनुच्छेद 18 की ओर। बहुत बार पूछा गया है 18, उपाधियों का अंत, ठीक ना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में क्या है भैया, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो होते थे लोग, किसी ने नाइटहुड की उपाधि धारण की थी, कोई सर की उपाधि धारण किया था, तो कोई कैसर हिंद, तमाम उपाधियां थीं। लेकिन अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा सिवाय शिक्षा और सैन्य के, है कि नहीं। शिक्षा और सैन्य संबंधित उपाधि धारण की जा सकती है, सैन्य उपाधि धारण की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई उपाधि है तो वो धारण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई, अगर आप विदेशों से अगर कोई भेंट ले रहे हैं या उपहार ले रहे हैं, तो वो भी आप बिना राष्ट्रपति महोदय के अनुमति के नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो उपाधियों का जो अंत है वह है अनुच्छेद 18 में। 19 से 22 हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सबको आप लिखे भी होंगे। बाकी जो भी, देखिए एक चीज़ सोचिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग सोचेंगे कि इसमें अच्छा कुछ और ये बताते, तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें छूट रही हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें छूटेंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से उन सबको एक वीडियो में ला करके मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मजबूत रहें, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे साथ संविधान का क्लास करने के बाद संविधान के क्वेश्चंस को चुटकियों में हल करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कितना भी घुमाया जाए, तो आप उसका सटीक जवाब देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं इनको आप अपने सहपाठी से, अपने मित्र से पूछ के देखिएगा कि भैया अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 12 क्या है, तो वो हक्का बक्का रह जाएंगे कि अरे 12-13 कहाँ पूछता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मूल अधिकार के आधार हैं, स्तंभ हैं। अनुच्छेद 13 न रहे तो आपके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 13 न रहे तब। अब आप कहेंगे कि सर वो तो 32 अनुच्छेद है ना, 32 में पढ़ेंगे, जब हम रीट के बारे में चर्चा करेंगे तब अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे कि 32 क्या है और 13 क्या है। बहुत अंतर है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि 32 का क्या मामला है और 13 का क्या मामला है। 13 आपने अच्छे से समझा होगा, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। एकदम एग्जाम में यही लाइन आ जाएगा कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में, आप दिमाग दौड़ाते रह जाएंगे, भाई ये तो हम पढ़े ही नहीं। तो पढ़ेंगे कहाँ से, जब क्लास स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं अच्छे अच्छे गुरुजनों को, बड़े बड़े जो हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं और ना करता हूं, लेकिन 12 और 13 अनुच्छेद को अच्छे से बताना चाहिए, है कि नहीं। ये आधार हैं दोस्तों, इसके बिना सब बेकार है। बाकी अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि फिर हम अगली वीडियो मिलेंगे और कोई चीज़ अगर छूटा है तो मैं उसको कवर करा दूंगा। ठीक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।